में भारत करने जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील टिल यट। 2014 से लेकर के भाजपा का कहना है, एनडीए गवर्नमेंट का कहना है कि हमने अब तक 7 बड़ी डील की हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं अब तक के कार्यकाल में। उन सबसे बड़ा अब एग्रीमेंट होने जा रहा है और वो एग्रीमेंट है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। जी हां साथियों, 25, 26, 27 जनवरी के दिन, विशेष रूप से 26 जनवरी को दिमाग में रखिएगा क्योंकि रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने आ रही हैं उर्सुला वॉन डेन यानी ईयू की चीफ, और जब वो यहां पर आ रही हैं उनके साथ भारत साइन करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा मतलब अब तक के भारत ने जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उन सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ होने जा रहा यह ट्रेड एग्रीमेंट भारत को कितना लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि इसे सबसे बड़ी डील में कंसीडर किया जा रहा है। भारत को 27 यूरोपियन बाजार का एक्सेस मिलेगा और 27 यूरोपियन बाजारों को भारतीय बाजार का एक्सेस मिलेगा। ऐसे में भारत क्या खोएगा, क्या पाएगा? कीपिंग इन माइंड कि आज भारत ईयू से व्यापार करके लाभ कमाता है, यानी ट्रेड सरप्लस में रहता है। भारत प्रमुखता से सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस रहता है अमेरिका के साथ और उसके बाद सेकंड नंबर पर रहता है ईयू के साथ। जिस ईयू के साथ व्यापार करके हम पहले ही मुनाफे में रहते हैं, उसके साथ अगर हमें टैरिफ में राहत मिल जाए, भारत ईयू के साथ आसानी से व्यापार करने लगे, तो विचार करिए कि भारत के कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी चांदी हो जाएगी। आज के सेशन में हम यही जानने जा रहे हैं। 27 जनवरी के बाद भारत के कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, भारत की कौन सी कंपनियां ऐसी होंगी जिन्हें इस ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा होगा। वाइस वर्सा, यूरोप की ऐसी कौन सी कंपनियां होंगी जिन्हें भारत के बाजार में एक्सेस मिलेगा और वो भारत के बाजार में एक्सेस पाकर बाजार बड़ा करके बड़ी हो जाएंगी। इन सब के बारे में आज के सेशन में जानेंगे, क्योंकि इंतजार इनका था, इनसे बात बन गई। भारत जितना व्यापार अमेरिका से करता है उससे कहीं ज्यादा व्यापार ईयू से करता है। लाभ इनसे ज्यादा कमाता है, इनसे थोड़ा कम कमाता है, लेकिन वॉल्यूम बड़ा करके भारत के लोगों को रोजगार, भारतीय बाजार का बड़ा होना, भारत को कल को अगर वर्ल्ड के अंदर विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो अपने एक्सपोर्ट्स और अपने ट्रेड्स को बड़ा करना होगा। उसमें यह ट्रेड डील बहुत काम की और कारगर सिद्ध होगी। इसी के क्रम में आज के सेशन में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में कौन सी कंपनियां भारत में आने वाले समय में फायदा लेने वाली हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जानकारी दूं कि ऑलरेडी यूरोपियन कंपनियां तैयारी कर चुकी हैं, जैसे कैप जेमिनी जो कंपनी है, फ्रांस की आईटी कंपनी है, सिग्निफाई, फिलिप्स, करियर जो कि यूएस कंपनी है, ये सब भारतीय बाजार की तरफ तलाश रही हैं। भारत के बाजार में ऑलरेडी बड़ा मार्केट देख रही हैं। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो दुनिया मतलब टॉप 10 अगर हम आईटी की कंपनियां देखें तो उसमें कैप जेमिनी देखते हैं, जिसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास है। यह बाजार भारत के मतलब ऑलरेडी इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो 760 पर शेयर रहा है, 11,000 के आसपास इसका मतलब प्राइस चल रहा है। ये अभी तक लिस्टेड नहीं है और ये अभी अनलिस्टेड स्थिति में उपलब्ध है। ऐसे ही एक और कंपनी जिसका नाम है करियर, इसका भी हाल अभी अनलिस्टेड शेयर के रूप में चल रहा है। इसके ऊपर भी डिविडेंड जो बांटा गया है वो 35 रुपए के आसपास का प्रति शेयर बांटा गया है। ऐसे ही एक कंपनी सिग्निफाई, जिसे आप फिलिप्स के नाम से जानते थे, ये सभी वो कंपनियां हैं जो आने वाले समय में भारतीय बाजार तलाश रही। ये मदर ऑफ ऑल डील आई कहां से? तो असल में हुआ ये कि हमारे जो मंत्री जी हैं ना, पीयूष गोयल जी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग अब जल्दी ही मदर ऑफ ऑल डील करने जा रहे हैं। इसके बाद में चर्चाएं होने लगी कि क्या भारत वाकई में ईयू के साथ फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। देखिए, भारत ने यूके के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील किया हुआ है। यूके जो है ना वो यूरोपियन यूनियन को छोड़कर भागा था, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया था। यूरोपियन यूनियन को छोड़कर जब यूके भागा था तो उनको सबसे ज्यादा प्रूव यही करना था कि हम इंडिया से यूरोपियन यूनियन से पहले ट्रेड डील कर लें। यूके उस समय तक यूरोपियन यूनियन का सबसे पैसे वाला देश हुआ करता था। भारत के साथ में पिछले साल ही उन्होंने ट्रेड डील कर ली। अब ईयू को इस बात के चूने काट रहे थे कि भैया हमें इनके साथ साथ चलना है, जल्दी से भारत के बाजार को पकड़ना है, अदरवाइज यूके वाले भारत का बाजार पकड़ जाएंगे। तो इसी के चलते लगातार भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं। ईयू के साथ बहुत से मसलों पर भारत की अटकी पड़ी थी। आज के सेशन में बताऊंगा कि कौन से मुद्दे ऐसे थे जहां पर हम अटके पड़े थे कि भारत और ईयू बन ही नहीं पा रही है बात। ईयू वाले कहते हैं कि तुम्हारे तो दवाइयां मिली आती हैं, तुम्हारे यहां तो कोयला का उपयोग होता है, तमाम प्रकार के चैलेंजेस थे। लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात की जरूरत थी कि यूके वो जो मार्केट खा जाएगा उसे रोकने के लिए हम 27 देशों को कुछ करना होगा। इसी के चलते
ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टेबल पर चला आया। और ऐसा होने में लंबा समय लगा है, लगभग 21 साल हो गए। 2004 के अराउंड भारत और ईयू की फ्री स्ट्रेटेजिक वार्ता शुरू हुई है। दोनों रणनीतिक रूप से साझेदारी करते हुए आगे बढ़े हैं। वार्ताओं का तीसरा दशक चल रहा है, यानी कि आप तीसरे दशक में एंट्री कर चुके हैं। तब से लेकर के दोनों देशों के एक तो देश है और एक संगठन है, इनके बीच में तमाम बातचीत चल रही है कि कैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। तो उस काम के लिए अब भारत को उम्मीद है 77वें रिपब्लिक डे की, जब उर्सुला वॉन डेन अपने साथी कोस्टा के साथ इंडिया पहुंच रही हैं और वो यहां पर ईयू के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के साथ ट्रेड डील साइन करेंगे। और ऐसा होगा तो भारत को 27 यूरोपियन यूनियन देशों का सीधा एक्सेस मिलेगा। ये सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और ऐसे में जब डेवलप्ड इकोनॉमीज का भारत को एक्सेस मिलेगा तो हमें हाई पेइंग जो क्लाइंट है वो उपलब्ध होगा और भारत की सर्विस सेक्टर्स वहां पर बहुत अच्छे से बाजार को एक्सेस कर पाएगा। ये एक डेटा है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत 135 बिलियन डॉलर का व्यापार यूरोपियन यूनियन के साथ करता है। और इस व्यापार में अगर हम बात करें भारत के कुल व्यापार की, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो मैं आपको बताऊं इंडिया का एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन को 75 बिलियन डॉलर का, ये डेटा है 24-25 का, और इंपोर्ट है 60 बिलियन डॉलर का। तो लगभग 15 बिलियन डॉलर का हमें 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर फायदा हुआ था, ट्रेड सरप्लस रहा था। बात ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की करें तो भारत मर्चेंटाइज में, गुड्स में जो एक्सपोर्ट करता है वो 450 बिलियन डॉलर का करता है ओवरऑल। 437 बिलियन डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया और 387 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब कर रहा होता है तो एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज इन दोनों के अलग अलग खाने हैं। भारत गुड्स कम एक्सपोर्ट करता है सर्विस का मुकाबले में, हालांकि सर्विस का पाई अभी भी गुड्स से नीचे ही है, लेकिन सिग्निफिकेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम गुड्स इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। भारत लगभग 900 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ओवरऑल करता है गुड्स और सर्विस मिला के, और इंपोर्ट भी 900 बिलियन डॉलर के अराउंड करता है गुड्स और सर्विस मिलाकर। जब हम गुड्स की बात कर रहे होते हैं तो लगभग 450 बिलियन डॉलर का हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और लगभग 450 बिलियन डॉलर का हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विस में चाहे फिर वो हमारी आईटी सर्विसेज हो, टेलीकॉम हो, ये तमाम चीजें सर्विस देने की जो बातें हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वाइस वर्सा जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो बड़ी मात्रा में लगभग 750 बिलियन डॉलर के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मैं एक जर्नलाइज आइडिया आपको 3 सालों का दे रहा हूं ताकि आप एक एवरेज आउट करके निकाल सकें, और लगभग 250 बिलियन डॉलर के आसपास का हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हम 900 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, 900 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट, इसके तरीके से हम लगभग 20-25 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट के अंदर कभी कभार रह जाते हैं, जिसको हम रेमिटेंसेस से भर लेते हैं, या फिर हम उसके अंदर किसी तरह की एफडीआई से पैसा पा करके अपने देश को चला रहे होते हैं। आवश्यकता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े तो उसी एवज में फिर हमारे पास विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, तो हम शायद इंपोर्ट के भी नए एवेन्यूज देख पाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज देख पाएंगे। इसी के लिए हमें आवश्यकता है बाजार को बड़ा करने की, हमें आवश्यकता है दुनिया के देशों में जाकर के वहां से पैसा कमा के लाने की। इसी क्रोनोलॉजी में भारत ये ट्रेड डील करने जा रहा है। बात करें ईयू के सेगमेंट में तो भारत प्राइमरीली ईयू को जो एक्सपोर्ट करता है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बड़ा नंबर है, और ये ध्यान देने वाली बात है। रशिया यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ तब से भारत यूरोपियन यूनियन के लिए तेल का एक्सपोर्टर बन गया। आपने ये जानकारी पहले भी प्राप्त की होगी। भारत रशियन तेल को खरीद करके उसे रिफाइन करके और फिर यूरोप को बेचता था। हालांकि ट्रंप के प्रभाव से वो रुक गया, लेकिन हाँ 3 साल तक हमने बढ़िया पैसा कमाया है इस तरीके से। साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिसमें कि हम मोबाइल, स्मार्टफोन्स की बात करें, टेक्सटाइल, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन स्टील, ये आयरन स्टील वाली बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको लेकर के बड़ा झगड़ा होता है इंडिया और ईयू के बीच में। झगड़ा मतलब रिफ्ट चलती है इस बात को लेकर के कि आपका आयरन स्टील निकालने के लिए आप बहुत कोयला जलाते हो, कार्बन का पॉल्यूशन होता है और हम कार्बन फ्री होना चाहते हैं। ये बेचारे कार्बन की अभी भी पुपड़ी पकड़कर चल रहे हैं और वो ट्रंप महोदय सब कुछ छोड़ छाड़ के पेरिस क्लाइमेट डील निकल के भाग गए हैं। खैर, ऐसे में हम ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ये सब इंडिया से यूरोप वाले मंगाते हैं, और इंडिया यूरोप से मंगाता है एयरक्राफ्ट, उसके पार्ट जैसे बोइंग जैसे विमान जो है ना, ये मशीनरी, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और ये रफ डायमंड्स, केमिकल्स, प्लास्टिक एंड ऑटोमोबाइल्स, जैसे जर्मनी से जर्मन कार्स जो आती हैं, ये हम सब इंपोर्ट करते हैं यूरोप से। तो ये अलग अलग सेगमेंट हैं। भारत वहां से अगर कहा जाए तो टेक्निकल गुड्स ज्यादा मंगा रहा है और हम यहां से रॉ मटेरियल ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के चलते भारत का एक्सपोर्ट वहां के काफी सारे देशों की जरूरत है और हम वहां पर बढ़िया पैसा कमा के निकालते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट हमारा एक बड़ा नंबर है जो हम यूरोप से करके लाभ कमाते हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं और 23-24 का मैं उनका आपको डेटा दिखाता हूं और 24-25 का भी डेटा दिखाता हूं। भारत का इन 27 देशों के साथ में जो व्यापार है, इनमें सभी को सिग्निफिकेंट तरीके से देखने की जरूरत नहीं है।
सब में से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे नीदरलैंड जिसके साथ $27 बिलियन का भारत व्यापार करता है, एक्सपोर्ट करता है भारत $22 बिलियन का, इंपोर्ट करता है $5 बिलियन का। वैसे ही जर्मनी के साथ हम इंपोर्ट करते हैं $16 बिलियन का, एक्सपोर्ट करते हैं $9 बिलियन का। ऐसे ही फ्रांस, हम लगभग बराबर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर सा कर रहे होते हैं। तो ये कुछ बड़ी इकोनॉमीज हैं इनके अंदर जहां से हमारा व्यापार चलता है। अगर यूरोपियन यूनियन साइड से हम देखें तो ट्रेड में 22 के बाद से हम ट्रेड बेनिफिट में हैं यूरोप से व्यापार करके। ये जो ग्रीन पट्टी देख रहे हैं ये इंडिया कमा रहा है, लगभग $20 बिलियन, लगभग $15 बिलियन, $20-22 बिलियन अमेरिका यूरोपियन यूनियन से व्यापार करके हम कमा रहे हैं। पहले नहीं कमाते थे। इसके पीछे का कारण क्या था? पहले हम तेल इनको बेचते नहीं थे, ये तेल खरीदते थे रशिया से डायरेक्ट। तो अभी हमसे ये तेल खरीदते हैं तो हम इनको तेल बेच करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है साहब। भारत अभी अपने देश में यूरोपियन यूनियन से काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी लेता है। जैसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 5.1 बिलियन यूरो का हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर चुकी है। यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं, लगभग 4500 कंपनीज, वो भारत के अंदर डायरेक्ट जॉब क्रिएट कर रही हैं। भारत के साथ बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन बनकर खड़ा हुआ है। ऐसे में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत के अंदर टैरिफ जो है वो रिमूव होते ही हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देगा। जैसे आज यूरोपियन यूनियन के अंदर बांग्लादेश और वियतनाम का जो प्रोडक्ट है वो आसानी से जाता है क्योंकि उनके ऊपर ड्यूटी फ्री है, उनको मतलब आराम से वो माल बेच पाते हैं। भारत अभी भी 10 से 15% के आसपास टैरिफ दे रहा होता है। अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो हम वियतनाम और बांग्लादेश को कंपिटिटिव तरीके से पीछे छोड़ पाएंगे। हमारा प्रोडक्ट, इंडियन गुड्स तो अच्छे हैं ही, मतलब इंडियन जो कपड़ा है वो बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छे से मार्केट के अंदर डिमांड पाता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट भी, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग गुड्स का भी हम बढ़िया से कर पाएंगे। सर्विस एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करता है, हमें वहां पर बड़ी मात्रा में जॉब मिलेगा। और दूसरा क्या होगा कि भारत को, चूंकि यूरोपियन यूनियन भी China+1 की तरह देखता है कि चाइना से जो माल नहीं मिल रहा है चलो इंडिया से मंगा लेंगे, तो हम China+1 इमेज के अंदर काफी बढ़िया से चमक कर निकलेंगे। ऐसे में भारत के अंदर एफडीआई का इनफ्लो होगा। ये सारी चीजें भारत को अल्टीमेटली लाभ देने की स्थिति में होंगी। सवाल बनता है तो अब तक कहां अटके थे? तो साहब देखो, 2007 से अल्टीमेटली इन लोगों के बीच बातें चल रही थी, लेकिन इन बातों में कुछ जगहों पर चीजें अटकी हुई थी। जैसे शराब को लेकर के भारत क्या है, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स भी, अभी भी शराब जो है वो स्टेट का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर बहुत सा टैक्स वसूलती है। तो भारत में क्या है कि यूरोप की शराब की बहुत डिमांड रहती है, यूरोपियन वाइन्स की बहुत डिमांड रहती है, और उस पर हम बहुत सारा टैरिफ वसूलते हैं। यूरोपियन देशों का कहना था कि स्प्रिट पर, शराब पर, इस पर आप टैक्स मत वसूलिए, थोड़ा कम करिए टैक्स। 150% लगाने का क्या लॉजिक है? ऐसे ही कई कारों पर 100% से ऊपर टैरिफ, जो कि जर्मन ऑटोमोबाइल्स हैं उनके ऊपर, हमारी जो ऑडी बीएमडब्ल्यू टाइप की गाड़ी है इनके ऊपर। तो ऐसे में इनके ऊपर टैरिफ कटौती की ये लोग मांग करते हैं कि साहब भारत के बाजार को खोलो तो हम बड़ी मात्रा में वहां पर पहुंच पाए। इसको लेकर बड़ी दिक्कतें रही हैं। साथ ही साथ डेटा सुरक्षा को लेकर भारत की आईटी कंपनियां वहां पर काम करती हैं यूरोप में, लेकिन उनको कहा यह जाता है कि आप यूरोप के लिए काम करो, डेटा सेंटर यूरोप में ही बनाओ, इंडिया में नहीं बनाओगे। इंडिया कहता है कि भाई हमारी कंपनियों को इससे बड़ा नुकसान होता है, वहां पर एक नया डेटा सेंटर बनाओ, उसका मेंटेनेंस करो, उसका रखरखाव खर्चे का विषय है। तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, डेटा सेंटर तो आपको बनाना पड़ेगा। रीजन ये है, हम आपके डेटा नियमों पर विश्वास नहीं करते। इंडिया के डेटा नियम इतने सख्त नहीं है कि हमारा डेटा सुरक्षित रख लें, हमें विश्वास ही नहीं है। आपको अपना डेटा रखना है रखो, हम आपके देश में अपना डेटा नहीं रख सकते। इसके चलते फिर हमारे साथ काफी ज्यादा नेगोशिएशन अटका। तीसरा, भारत क्या है, बढ़िया मात्रा में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स विदेशों में भेजता है। इनके यहां पर बहुत सारे नियम चलते हैं, वीजा नियम चलते हैं। तो भारत के चलते भारत अपने एक्सपोर्टर्स के रूप में सर्विस के लिए लोगों को नहीं भेज पाता है। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर इन्हें हमसे बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि ये रिसर्च में बहुत आगे हैं और हम लोग कॉपी करने में बहुत आगे हैं। तो जेनरिक दवा भारत तुरंत तत्काल प्रभाव से यूरोप की कोई बढ़िया दवाई आती है उसको नकल करा के यहां बना देते हैं। इनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई आप लोग कम से कम प्रोडक्ट की कॉपी करते समय थोड़ा तो धर्म रखो इस बात का कि नकल तुरंत नहीं मारनी है। भारत कहता है नहीं, हम जेनरिक दवा दुनिया को देना चाहते हैं, ये तो हमारा नियम है। तो इस बात को लेकर काफी बार मामला उलझा है। इसके अलावा कार्बन टैक्स को लेकर के भी बहुत मामला उलझता है। 2005-4 से सोचो कि इन लोगों के बीच में स्ट्रेटेजिक बातें शुरू हुई। आज आप 2026 में सुन रहे हैं, हमारे बीच में आज तक बातचीत होते रुक जाती है क्योंकि ये मुद्दे बड़े मुद्दे बन जाते हैं। उर्सुला वॉन डेर जब पिछली बार आई थी 2025 में, उस समय पर भी इन्होंने कहा था कि भाई अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, हमें बातचीत करके ट्रेड नेगोशिएशन खत्म कर लेने चाहिए, क्योंकि 20-22 साल हो गए बात करते करते। इस बीच में यूके अलग हो गया, यूके अलग होकर ट्रेड डील करके चला गया, हम पीछे रह गए। तो बोले अब हमें आवश्यकता है कि तत्काल प्रभाव से हमें ट्रेड डील कर लेनी चाहिए। 24 अध्याय हैं ट्रेड डील के, 20 पर सहमति बन गई, 4 को साइड में रख लो, जिन पर बन गई उनको तो आगे बढ़ाओ। तो ऐसा करके इनके साथ ट्रेड डील की बात चल रही है। ये खुद बोलती हैं कि भाई आने वाले समय में इंडिया से होकर मिडिल ईस्ट से अगर यूरोप जाना है, तो अगर ये गलियारा बनता है
तो उसमें ट्रेड डील अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तरीके से बनता है तो बड़ा फायदा होगा। तो ऐसे में इंडिया के माध्यम से यूरोप तक जाने के रास्तों पर फिलहाल चर्चा चल रही है ना। पिछली बार बाइडेन ने आईमैक की बात की थी ना, उसी तर्ज पर यहां पर चर्चाएं चल रही हैं। अब की जब जर्मन चांसलर मर्ज जब इंडिया आए तो वो इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए, जब अहमदाबाद में आए थे ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने पतंग उड़वाई थी, वहां पर बातचीत करते हुए कहकर गए कि भाई साहब देखो, अब भारत को जर्मनी के साथ में आने का राइट टाइम है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, वहां पर पार्टनर ऑफ चॉइस है हमारे लिए अब इंडिया, हमें तत्काल प्रभाव से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। बस, तो इस बात में देरी क्या थी, मर जाकर गए हैं, हमने अनाउंस कर दिया 16 जनवरी को। तो पीयूष गोयल जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि अब होने जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड। क्यों? क्योंकि अब तक जितनी भी ट्रेड डील भारत ने की हैं उनमें सबसे बड़ी ट्रेड डील यही होगी जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ एक ही बार में हो जाएगी। इसी के चलते 27 जनवरी को आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन यूरोपियन परिषद की जो प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा हैं और यूरोपियन आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर हैं, वो आ रहे हैं 25 से 27 को, और उस समय वो हमारे देश में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे और उसी समय पर इसके बारे में घोषणाएं होंगी। ऑलमोस्ट इनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूंकि अब तक हमने इतनी बड़ी डील किसी देश के साथ नहीं की है, इसीलिए इसे मतलब मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है। ठीक है साहब, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो भारत की बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट्स, गारमेंट्स के सेक्टर में, लेदर के सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बढ़िया मात्रा में एक्सपोर्ट हम यूरोपियन यूनियन को कर पाएंगे। ऐसा मानना है जो थिंक टैंक है जीटीआरआई उसका, कि भाई ऐसे में हमारे जो उधर से आने वाले निवेश हैं वो भी आसानी से आएंगे और हम भी बढ़िया से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उम्मीद की जाती है कि जो ईयू का इंपोर्ट है, जो ऑलरेडी हमारे देश में 8 से 12% लगता है, और उसके ऊपर अगर 0% लगा तो भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है ना 2000 मतलब आने वाले समय में 30% के हिसाब से ग्रो कर जाएगा। $136 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 25 में है, आने वाले समय में 30% के हिसाब से बढ़ने लगेगा। तो ये बड़ा नंबर है, मतलब ये फिर 200-500 बिलियन डॉलर का जो आप ख्वाब देख रहे हो वहां पर पहुंचना आसान होगा। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है जो ऑलरेडी $37 बिलियन का है, वो $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक। तो सोचने वाली बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उन्हें बड़ा बाजार आने वाले समय के अंदर दिख रहा है। ऐसे ही ईयू का जो भारत के अंदर इंडिया के एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो अभी 17% है, भारत में हो सकता है बाद में बढ़ जाए। भारत अभी हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 17% ईयू को भेजता है, लेकिन कल को अगर व्यापार के रास्ते खुलते हैं तो हम और ज्यादा भेजने लगेंगे। तो इस तरह से भारत का आने वाले समय में ईयू के साथ बाजार फायदे का विषय रहेगा। टेक्सटाइल, अपरेल, आईटी और डिजिटल सेवाएं, रत्न और आभूषण, इन सेक्टर्स में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ऐसा होने से हमें लाभ होगा। जहां तक बात हो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की, तो भारत के साथ में ईयू का एक हमेशा से बसड़ रहा है कि भाई साहब आप लोग ना स्वच्छता नियमों का पालन ढंग से नहीं करते हैं। कई बार ये चाइल्ड लेबर का मामला लगा देते हैं। भारत के साथ इनका कार्बन टैक्स का मामला और चलता है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जहां तक बात हो टेक्सटाइल की, तो भारत के अंदर ये कुछ कंपनीज हैं जिन्हें आने वाले समय में हो सकता है इस एक्सपोर्ट का फायदा मिले। जब मार्केट बढ़ रहा हो तो आप इन कंपनीज को देख सकते हैं। बात करें फार्मास्यूटिकल की, तो फार्मास्यूटिकल में जो टॉप लीडिंग कंपनी स्टॉक मार्केट की हैं, उनको हो सकता है कि इस डील के साथ फायदा मिले। ये कुछ कॉमन चीजें हैं। और बात हो आईटी की, तो आईटी में हमारे ये जो कंपनीज हैं, ट्रेड डील के बाद में आपको हो सकता है इनके स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे से वृद्धि होती दिखे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये वो सेक्टर है जो डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे इस ट्रेड डील के बाद में। आपको सकारात्मक तरीके से ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बात करें तो भारत की जो तमाम कंपनियां हैं वो उनको बहुत सारा लाभ हो सकता है। चूंकि भारत ऑलरेडी चाइना के साथ कंपटीशन में है, इंडिया चाइना ट्रेड डील ऑलरेडी भारत ट्रेड डेफिसिट में चला जा रहा है, यूएस के साथ ट्रेड डील हो नहीं रही है, भारत का ट्रेड वाइडन होता जा रहा है, डेफिसिट $35 बिलियन का, $25 बिलियन का पिछले महीने रहा है। ऐसे में भारत को आवश्यकता है कि एक्सपोर्ट बढ़ा करके कम से कम जॉब्स तो क्रिएट करे और लाभ कमा करके इस ट्रेड डेफिसिट को कम करे। इसी क्रोनोलॉजी में हम लोग लग करके फिलहाल काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि भारत के साथ में यूरोप को जितनी भी दिक्कतें हैं, उनमें जिस दिक्कत को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत है वो है भारत के ऊपर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कार्बन टैक्स, जिसके बारे में अपोजिशन भी बात कर रहा है। कार्बन टैक्स की क्या कहानी है? असल मायने में क्या है ना, ईयू के अंदर कार्बन बॉर्डर टैक्स चलता है। क्या है ये? उन्होंने 1 जनवरी 2026 से लागू किया है। वो ये मानते हैं कि जिस उत्पाद को बनाने में कार्बन उत्सर्जन बहुत हुआ हो, जैसे आप लोग आयरन ओर निकालते हैं, लोहे का अयस्क तो खदान से निकालते हैं, लेकिन उसे स्टील में बदलने के लिए स्टील प्लांट तक लेकर जाते हैं। स्टील प्लांट में जो स्टील ग्रेड कोयला है उससे उस लोहे को पिघलाया जाता है, अशुद्धियां बाहर निकाली जाती हैं, उसे स्टील में बदला जाता है। अब आप उस स्टील को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का यह मानना है कि आपने स्टील को बनाने में चूंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किया है, इससे कार्बन उत्सर्जन हुआ है, कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए हम कार्बन उत्सर्जन का टैक्स वसूलेंगे।
यह टैक्स भारत के स्टील एक्सपोर्ट को बाधित करेगा। तो हम लोग जब ईयू के साथ बातचीत करने जाएं तो कार्बन टैक्स को लेकर के भी बात करें, क्योंकि कार्बन टैक्स इन्होंने 1 तारीख से लागू किया है और उनको कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है ना, उससे हमारी कई स्टील सेक्टर की जो कंपनियां उन्हें नुकसान हो सकता है। इसे समझने की जरूरत है। अपोजिशन भी इस बात को उठा रहा है कि भारत ध्यान दे कि ऐसे समय पर जब यूरोप कार्बन टैक्स की बात कर रहा है, बॉर्डर टैक्स की बात कर रहा है, तो भारत उसको लेकर के डील में सबसे ऊपर प्रायोरिटी में उसे रखे। मानकर चलते हैं कि भारत ने जब तमाम प्रकार की बातें की हैं तो इन लोगों इन चीजों को लेकर भी बात की हो, क्योंकि बहुत से मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जो अभी अनसुलझे हैं। जैसे कृषि और डेयरी का अभी तक हमने बाहर रखा हुआ है कि भाई साहब यूरोप से बहुत सारी मात्रा में हम डेयरी उत्पाद नहीं मंगाएंगे क्योंकि ये हमारा अपना क्षेत्र है। बहुत से ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र हैं जहां पर हमें अभी भी लगता है यूरोप से सहमति नहीं बनी है, तो 24 में से 20 सेक्टर पर हमने सहमति बना ली, बाकियों पर नहीं बनी, तो उनको हमने छोड़कर रखा है। मानकर चल रहा है कि 25 से 27 के बीच में बड़ी ट्रेड डील हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के बाजार में, मैंने आपको लगभग एक एनालिसिस दिया है, कुछ सेक्टर्स में जो नजारा देखने को मिल सकते हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी फिर से यही कहूंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन है, आपकी रिसर्च है, ये मेरा नजरिया है खबर देखने का, आपका अपना नजरिया होगा। आप अपनी रिसर्च को खुद से करें और खुद से फैसले लें।